नमस्कार। हिंदी कविता की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कविता 5 उत्साह, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में निराला जी की 2 कविताएं हैं, एक उत्साह और दूसरी अट नहीं रही हैं। दोनों ही कविता हमने पढ़ी, उनके सरलार्थ को जाना, उनके भावार्थ को जाना। आज इस वीडियो में इसके प्रश्न अभ्यास पर हम चर्चा करेंगे, इनके प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है कि कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है। क्यों कहता है कि बादल तुम धीमी धीमी रिमझिम फुहार ना बरसाओ बल्कि गरजो। अब यहाँ हम इसका उत्तर देखते हैं कि जो कवि है वह बादल से फुहार रिमझिम व बरसने के स्थान पर गरजने को क्यों कहता है। इसलिए कहता है क्योंकि जो बादल हैं उनकी गरजना प्राणी जगत में एक विशेष प्रकार का उत्साह, एक विशेष प्रकार की उमंग, मस्ती और जोश भर देती है। वह चाहता है कि जो सोए हुए सुप्त प्राणी हैं वे बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर उठ जाएं, उनमें एक नई चेतना, नए उत्साह का एक आगमन हो, एक नया उत्साह जगे। इस कारण वे बादलों को गरजने के लिए कहते हैं। अब अगले प्रश्न देखते हैं कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। अब हम जानते हैं कि उत्साह जो शीर्षक है उन्होंने क्यों रखा होगा, क्योंकि जो ये बादल हैं वे गरज गरज कर प्रसन्न होने वाले मानव मन में कुछ नया करने की उमंग, एक नया करने का उत्साह व चेतना जगाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो उत्साह शब्द है वह सामाजिक परिवर्तन या क्रांति के परिणाम स्वरूप प्राणियों में उत्पन्न हुई मस्ती एवं जोश के लिए प्रयुक्त यहाँ पर हुआ है। जो कवि का तात्पर्य है यहाँ पर उत्साह से लोगों के मन में एक नया भाव, एक नया जोश पैदा करना है। इस कारण उन्होंने इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। वे बादलों के माध्यम से लोगों को जगाना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं, इस समाज की नए जीवन की संरचना करना चाहते हैं। इस कारण से ही उन्होंने इस जो कविता का शीर्षक है वह उत्साह रखा है। अब कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। अब आपको बताना है कि इस जो कविता में कवि ने जो बादलों को वह किन किन अर्थों की ओर संकेत करते हुए दिखाया है। तो कविता में जो बादल हैं वह सकल जगत को नवजीवन प्रदान करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो सभी प्राणी हैं वे तपती हुई धरती से और गर्मी से बेचैन हैं, व्याकुल हैं, और जो बादल हैं वे सभी पूरे संसार को, सभी लोगों को नवजीवन प्रदान करने वाले हैं। अपने कोमल और पल पल बदलते विचारों से कवि के मन में नई नई कल्पनाओं और भावों को जन्म देने वाले हैं। यहाँ कहा भी गया है कि बाल कल्पना कैसे पाले, कि जो जिस प्रकार बच्चों की कल्पनाएं पल पल बदलती रहती हैं उसी प्रकार बादलों का जो रूप है वह भी पल पल बदलने वाला है। जब प्रचंड गर्मी से यह धरती बिल्कुल तप उठती है, लोग व्याकुल हो उठते हैं, तो प्यास से जो पीड़ित लोग हैं उनकी जो धरती बिल्कुल गर्मी से तपती हुई है उसको शीतलता प्रदान करने वाले, शीतल जल बरसाकर नवजीवन प्रदान करने वाले ये बादल ही होते हैं। तो कवि ने बादलों को यहाँ अनेक अर्थों की ओर संकेत करते हुए दिखाया है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर कि
शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता में किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, उसे हम नाद सौंदर्य कहते हैं। नाद का अर्थ होता है स्वर, आवाज। तो इस उत्साह कविता में ऐसे कौन कौन से शब्द आए हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, और वही आपको छांट कर लिखना है। एक ऐसे शब्द जिनसे लगता है कि हमें एक ध्वनि सी उत्पन्न हो रही है, और जैसे कि एक पंक्ति है, घेर घेर घोर गगन, तो यहाँ पर भी नाद सौंदर्य है। और अगली जो पंक्ति है, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य यहाँ कवि ने प्रस्तुत किया है। तो ये तो हुए प्रश्नोत्तर उत्साह कविता से। अब हम अगली कविता की ओर बढ़ते हैं। अगली कविता है अट नहीं रही है, जिसमें कवि ने फागुन मास की या वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया है, और यहाँ पर जो रस है वह श्रृंगार रस है। क्योंकि श्रृंगार रस क्यों है? क्योंकि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन है। अब मैंने जब कविता पढ़ानी शुरू की थी तब बताया था कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं वे छायावाद के एक महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है, तो यही वही प्रश्न है कि छायावाद की एक खास विशेषता है कि अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बैठाना। ये जो छायावाद की कविताएं हैं उनका एक खास गुण है कि वे जो हमारे अंतर के भाव हैं, जो हमारे मन के भाव हैं, और जो बाहर की दुनिया है उनके साथ तालमेल बैठा देते हैं कि कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि हम अपने अंतर्मन के जो भाव हैं उनको बाहर की दुनिया से मिलाते हैं। तो आप कविता अट नहीं रही है कि हम पंक्तियां यदि पढ़ें कि कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, इन कविताओं को पढ़कर हमारी यह जो धारणा है, कौन सी धारणा? कि छायावाद में अंतर्मन के भावों और बाहर की दुनिया में एक तालमेल बैठाया जाता है, सामंजस्य बैठाया जाता है। तो ये पंक्तियां इस बात की पुष्टि करती हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? क्यों नहीं हट रही है? उसके कई कारण हैं कि चारों ओर मादकता फैली हुई है, मौसम बहुत सुहावना है, और फागुन मास एक ऐसा मास होता है जहाँ ना अधिक गर्मी होती है ना ही सर्दी, अर्थात यह गर्मी और सर्दी जो मौसम है उन दोनों का संधि काल होता है। पेड़ों से पुराने पत्ते झड़ गए हैं और नए नए पत्ते निकल आए हैं। चारों ओर हरियाली का साम्राज्य है और हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ रहा है। यही सब कारण है जिसके कारण जो कवि की आंख है वह फागुन की सुंदरता से हटाए नहीं हट रही है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? कि प्रकृति बहुत ही व्यापक है, और इसका वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं कि जो फागुन के सौंदर्य के शोभा कहीं भी समा नहीं रही है, वह इतनी अधिक है कि वह समाये से भी नहीं समा रही है। पेड़ों पर लाल व हरे पत्ते, उनकी जो पेड़ों की डालियां हैं उनसे ढक गई हैं, और वे कवि को लुभा रही हैं, अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। सुगंधित फूलों के रूप में जगह जगह है प्रकृति अपना जो है सौंदर्य बिखेर रही है। ऐसा लगता है जो फूलों के हार वे पेड़ों के गले में पड़े हुए हैं। अतः जो फागुन का जो सौंदर्य है वह बहुत बहुत विशाल है, सर्वव्यापक है, चारों ओर फैला हुआ है। तो यह तो हुआ प्रश्न 3। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं को उससे अलग करता है? तो अभी हमने जाना था, यदि हम जाने कि वसंत ऋतु को हम ऋतुराज भी कहते हैं, और ऋतुराज कहना
किसी भी ऋतु का, अर्थात वह जो वसंत ऋतु है वह ऋतुओं का राजा है। अब उसमें कुछ विशेष गुण तो होंगे, तभी तो वह ऋतुओं का राजा कहलाता है। तो यदि हम देखें कि इस मौसम में या फागुन के मास में चारों तरफ हरियाली होती है, मौसम बहुत सुहावना होता है, पेड़ पौधे फल फूलों से सुशोभित होते हैं और जो सारा संसार है इसके मानो पूरे सकल जगत, प्राणी जगत में एक नव जीवन का संचार होता है जो किसी भी अन्य ऋतु में नहीं होता। इसी कारण से जो फागुन की जो महीना है वह सब ऋतुओं से भिन्न, या हम कहें जो वसंत ऋतु है वह सब ऋतुओं से अलग होती है। इसी कारण इसे ऋतुराज भी कहा जाता है। प्रश्न 5 में आपको निराला जी के काव्य शिल्प की विशेषताएं बतानी है कि जो उनका काव्य शिल्प है, काव्य है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अब निराला जी की इन कविताओं में, दोनों ही कविताओं में देखें तो उन्होंने संस्कृत निष्ठ शुद्ध सांस्कृतिक भाषा का, साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, एक तो उनकी जो संस्कृत निष्ठ शुद्ध साहित्यिक भाषा है, दोनों ही कविताओं में उसका प्रयोग किया है। साथ ही अभी मैंने आपको बताया था कि जो नाद सौंदर्य है इसका भी उन्होंने विशेष ध्यान रखा है। और साथ ही जैसे हमने पिछली 2 कविताएं पढ़ी थी, छंदबद्ध थी वो, यह है छंद मुक्त कविता है। और साथ ही इसमें विभिन्न अलंकारों जैसे अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण आदि अलंकारों का सफल प्रयोग किया गया है। तो ये तो हुई उनके काव्य की विशेषताएं। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पर कि होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। आप सभी जानते हैं कि जो होली का त्योहार है वह फागुन मास में ही आता है, जब फाल्गुन की पूर्णिमा आती है। अर्थात कौन से मौसम में आया? वसंत ऋतु में ही आता है जो होली और बसंत पंचमी का त्योहार है। तो आसपास में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसा कि हमने ऊपर भी चर्चा की कि उस समय जो फागुन मास होता है उसमें जो मौसम बहुत सुहावना होता है और जो सौंदर्य है वह अपने चरम पर होता है। इस काल में सर्दी समाप्त हो जाती है और गर्मी की ऋतु आरंभ हो जाती है। इतनी गर्मी नहीं होती लेकिन हल्की हल्की गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है। और यदि हम खेतों का देखें तो इस समय में जो खेत में सरसों की जो पीली फसल है, पीले पीले फूल आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि सरसों के खेत जैसे मानो पीले रंग की चादर ओढ़े वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। और साथ ही साथ जो पेड़ पौधे हैं वे फल फूलों से भर जाते हैं। चारों ओर खुशी, उत्साह, हर्ष का वातावरण छाया रहता है। तो यह तो हुआ कि होली के आसपास, या हम कहें फागुन मास में जो हमारे प्रकृति में परिवर्तन है वे दिखाई देते हैं। तो आज हमने कविता 5 जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उत्साह और अट नहीं रही है कि प्रश्नों पे चर्चा की। अब आप इन प्रश्नों को अपने जो उत्तर पुस्तिका है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।